Hello everyone, I am happy and I am back with another topic called hypermetropia. So let's get started. Hypermetropia होता क्या है मैं आपको ये बताऊंगी. मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है मायोपिया, तो वो भी एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर था और हाइपरमेट्रोपिया भी एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये होता क्या है, देखो. हाइपरमेट्रोपिया इट इज़ अ रिफ्रैक्टिव एरर. देखो, ये एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें in which parallel rays of light coming from infinity focus behind the retina. Behind the retina. देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको इमेज बना के समझाती हूँ. सपोज दिस इज आवर आई बॉल. ठीक है, इसमें क्या होता है ना, लाइट तो आती है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है. ठीक है, बट आई बॉल अच्छी नहीं बनी, आई नो, बट समझने के लिए ठीक है. ये रेटिना पे फोकस नहीं करके पीछे फोकस करती है. ठीक है, दिस इज आवर रेटिना. ठीक है, रेटिना पे फोकस नहीं करके ये पीछे फोकस करती है. तो ये कंडीशन हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया की, जिसकी वजह से हमें ब्लर इमेज दिखता है. पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमें ब्लर इमेज फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो ये देखो, दिस इज आवर रेटिना. तो ये कंडीशन हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया की. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन. देखो, मैंने तो आपको बताया कि ये एक रिफ्रैक्टिव एरर है हाइपरमेट्रोपिया, तो मैं पहले आपको एरर बताती हूँ. देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स. एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन. देखो, ये दो तरह का होता है. एक होता है ईमेट्रोपिया, ईमेट्रोपिया, और एक होता है एमेट्रोपिया. ठीक है, एमेट्रोपिया. देखो इसमें क्या होता है ना, ईमेट्रोपिया जो होता है ना, ये नॉर्मल आई कंडीशन है. ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये बस एक नॉर्मल आई कंडीशन है जिसको हमने नाम दे दिया है ईमेट्रोपिया. ठीक है, और देखो एमेट्रोपिया जो होता है ना, ये एक रिफ्रैक्टिव एरर कंडीशन. इसमें ना आते हैं मायोपिया, ठीक है, हाइपर मायोपिया, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म. देखो, मायोपिया तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. मायोपिया में क्या होता है ना कि देखो, ये हमारा आई बॉल है. चलो इस बार मैं छोटू सा आई बॉल बनाती हूँ. ठीक है, इसमें लाइट आती है और ये जो इमेज बनता है ये रेटिना के पहले ही फोकस कर जाता है. ठीक है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये रेटिना के पहले ही यहाँ पे इमेज बन जाती है. ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, रेटिना के बाद यानी पोस्टीरियर में जाके इमेज बनती है. ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में. ठीक है, अब चलो लेट्स टॉक अबाउट द ईटियोलॉजी. अब ईटियोलॉजी क्या है, देखो ईटियोलॉजी में आता है, पहला आता है एक्शियल हाइपरमेट्रोपिया. एक्शियल हाइपरमेट्रोपिया. देखो, हाइपरमेट्रोपिया बहुत बड़ा वर्ड हो गया लिखने में, तो मैं उसे HYM लिख देती हूँ. इसमें क्या होता है, देखो, दिस इज़ द कॉमनेस्ट फॉर्म. ये सबसे ज़्यादा कॉमन, मतलब कॉमनली यही फाउंड होता है, कॉमनेस्ट फॉर्म. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें जो हम लोग रेफ्रैक्टिव पावर देते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होता है. रेफ्रैक्टिव पावर इज नॉर्मल, मतलब कम होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है ना, एक्शियल हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि देखो, ये हमारा आई बॉल है. ठीक है, तो है ना, इसकी जो इंटीरियर मतलब हो गया आगे वाला पार्ट और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट. तो इसकी जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये ना कम हो जाती है. दैट मीन्स कि ये शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये थोड़ा छोटा हो जाता है. ठीक है, तो ये जो डायमीटर है ना, ये कम हो जाती है. तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर डिक्रीजेज.
डिक्रीजेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि अगर ये डायमीटर 1 mm से कम होती है, मतलब पहले वाला ये है हमारा नॉर्मल कंडीशन ये है, और ये हो गया बाद वाला कंडीशन जब एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अगर ये 1 mm से कम होती है, इफ़ डिक्रीज्ड बाय 1 mm, तो हम लोग 3 डायोप्टर का पावर हम उस पेशेंट को लग जाएगा, ठीक है। अगर 1 mm से कम होता है तो 3 डायोप्टर का पावर पेशेंट को लग जाएगा, ठीक। और देखो नेक्स्ट पॉइंट इज ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ये डेवलपमेंटल भी हो सकता है, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ये डेवलपमेंटल भी हो सकता है, ये बोथ हो सकता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड वन इज कर्वाचरल हाइपरमेट्रोपिया। कर्वाचरल हाइपरमेट्रोपिया से लगता है कि कुछ कर्वेचर से रिलेटेड होगा, करेक्ट, ऐसा ही है। देखो कर्वाचरल हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है ना, देखो ये हमारा आई बॉल है, ठीक है, ये हमारा लेंस है, ये हमारी कॉर्निया है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, या तो लेंस, ये जो लेंस है ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है, ये जैसे बल्जिंग थोड़ा रहता है इसमें, ये थोड़ा फ्लैट हो जाता है, या कॉर्निया हमारा ना नॉर्मल से है ना, मतलब कॉर्निया जितना नॉर्मल बल्जिंग होता है उतना ही नहीं होता है, उससे कम हो जाता है। तो इसमें हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे कि फ्लैटनिंग ऑफ लेंस, ठीक है, या कॉर्निया, ठीक है, या तो कॉर्निया फ्लैट हो जाएगा या तो लेंस फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। देखो और इसमें क्या होता है ना कि जो नॉर्मल आई की आंखों का पावर होता है उससे डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि दिस लीड्स टू डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ नॉर्मल आई। देखो नॉर्मल आई का जो भी रिफ्रैक्टिव पावर होता है ये उसको मतलब इसमें वो कम हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें 1 mm से डिक्रीज हो जाएगा तो वो 3 डायोप्टर का पावर उसको लग जाएगा पेशेंट को, बट इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है कि इफ 1 mm डिक्रीजेज डायमीटर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना 6 डायोप्टर का ना पावर लग जाएगा पेशेंट को। अगर 1 mm से डिक्रीज करेगा तो 6 डायोप्टर का पावर लग जाएगा, ठीक है। और इसमें भी ये भी बहुत फिजियोलॉजिकल हो सकता है और ये डेवलपमेंटल भी हो सकता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मीन्स इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ क्वेश्चन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट इज इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। देखो तीसरा, पहला हमने क्या पढ़ा एक्सियल, दूसरा हमने क्या पढ़ा कर्वाचरल, नाउ थर्ड वन इज इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। देखो इसमें क्या होता है ना, ये जनरली ना अकर्स इन ओल्ड एज, जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनमें ये ज़्यादा फाउंड होता है। आप नोट्स भी ले सकते हो साथ साथ, ठीक है। अकर्स इन ओल्ड एज, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें ज़्यादा होता है। ये डायबिटिक पेशेंट्स में भी ज़्यादा फाउंड होता है, ठीक है, डायबिटिक लोगों में, जो लोग को डायबिटीज़ है, ठीक है। और देखो जो भी लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसमें डिक्रीज हो जाती है, मतलब डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। देखो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट, साइंस में क्या क्या देखेंगे, स्टेट ऑफ आई बॉल कैसा है, स्मॉल हो जाता है, कॉर्निया वो भी छोटी हो जाती है, इंटीरियर चैम्बर भी शैलो हो जाता है, एंड रेटिनोस्कोपी में हम लोग देखते हैं कि AR करते हैं हम लोग ऑटो रिफ्रैक्ट्रोमेट्री से, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया रिफ्रैक्टिव एरर का करेक्शन मतलब कितना पावर उसको लग सकता है, ठीक है। फिर फंडस एग्जामिनेशन में देखते हैं ऑप्टिक डिस्क, ये भी स्मॉल हो जाती है, वैस्कुलैरिटी हम लोग चेक करते हैं जो कि बढ़ जाती है, ठीक है। और देखते हैं मार्जिन्स कैसा, तो वो इल डिफाइंड, मतलब अच्छे से हम लोग को पता नहीं चलता है मार्जिन्स कैसा है यहाँ पे,
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी में देखते हैं हम लोग कि इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो कि हमने एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया में देखा था जो कि छोटी हो गई थी, देखो जो इंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सिस है ना ये छोटी हो जाती है, ये मतलब इतनी हो जाती होगी, मतलब थोड़ी छोटी हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में क्या करता है, रिकरेंट स्टाइज या ब्लेफराइटिस या चैलेजिया हो जाता है। ये क्यों होता है, मे अकर प्रोबेबली ड्यू टू इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से ये होने की चांसेस ज़्यादा होती है, या अगर पेशेंट रिपीटेड रबिंग करता है अपनी आंखों का तो भी होने की चांसेस होती है। सेकेंड पॉइंट इज एकोमोडेटिव कन्वर्जेंट स्क्विंट। ये क्या होता है, ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ एकोमोडेशन, हम लोग ज़्यादा देखने की कोशिश करने लगते हैं, हमें ज़्यादा हम लोग दबाव देने लगते हैं, जोर देने लगते हैं, तो ये एक्सेसिव स्क्विंट होने की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। एम्ब्लायोपिया, आई ऑलरेडी टोट इन माई प्रीवियस लेक्चर एम्ब्लायोपिया क्या होता है, तो ये ना नॉट करेक्टेड विजन, इसमें अगर यूनिलेटरल होता है तो एनाइसोमेट्रोपिया हो जाता है, बायलेटरल होता है तो एमेट्रोपिया हम लोग बोलते हैं। फिर फोर्थ इज प्री डिस्पोजिशन टू डेवलप प्राइमरी नैरो एंगल ग्लॉकोमा, ठीक है। अब देखो हम लोग ट्रीटमेंट्स देखेंगे, ट्रीटमेंट्स क्या हैं, हम लोग लेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या हम लोग सर्जिकल मेथड कर सकते हैं। तो देखो लेंस में क्या होता है ना, हाइपरमेट्रोपिया शुड बी डिस्कवर्ड अंडर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया। देखो साइक्लोप्लेजिया क्या होता है, साइक्लोप्लेजिया इज द पैरालिसिस ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है। हम लोग आंखों में दवा देते हैं ताकि हम लोग की जो सिलेरी मसल्स है वो पैरालाइज हो सके, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया शुड बी डिस्कवर्ड अंडर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया। अगर हम लोग आंखों की मसल को पैरालाइज नहीं करेंगे तब तक हाइपरमेट्रोपिया अच्छे से डिस्कवर नहीं हो सकता, मतलब हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि साइक्लोप्लेजिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू बी डन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेरी मसल ट्राइज टू एकोमोडेट एंड डजेंट कॉज एनी सिम्टम। बहुत बारी क्या होता है ना, सिलेरी मसल अपने आप को एकोमोडेट करने की कोशिश करता है और ना अच्छे से हम लोग सिम्टम्स नहीं फाइंड कर पाते हैं, क्यों होता है। या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग स्फेरिकल करेक्शन कर सकते हैं। स्फेरिकल लेंस दे सकते हैं, स्फेरिकल करेक्शन इज नीडेड, ठीक है। और क्या होता है ना, इंक्रीज इन करेक्शन एट 6 मंथ, 6 महीने पे हम लोग को करेक्शन करवाना पड़ेगा कि आखिर कितना पावर है, ठीक है। और या हम लोग अदर पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, या हम लोग ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, दिस इज़ द एंड। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel. Now coming to our next etiology, the fourth one is positional hypermetropia. देखो पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो लेंस होता है, देखो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर आई बॉल, ठीक है, यहाँ पे हमारा लेंस सिचुएटेड है, ठीक है। तो जो लेंस की जो पोजीशन है ना वो शिफ्ट होती है आइदर दिस साइड इंटीरियरली और पोस्टीरियरली। तो इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ लेंस शिफ्टेड, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है ना, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो ना पोस्टीरियरली, मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, इधर पीछे की तरफ ना वो शिफ्ट होता है, तो क्रिस्टलाइन लेंस शिफ्ट्स पोस्टीरियरली, ठीक है। अब देखो now coming into our last etiology, that is fifth one, that is absence of crystalline लेंस। देखो इसमें क्या होता है ना कि ये या तो कॉन्जेनाइटल होगा या एक्वायर्ड होगा। मतलब कॉन्जेनाइटल मतलब क्या होता है कि जो बर्थ से ही बच्चे में हो, ठीक है, किसी भी पर्सन में, इधर कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड, मतलब या तो है ना किसी इंजरी के बाद हो गया हो या किसी प्रॉब्लम के बाद हो गया हो, वो हो सकता है। और ये लीड्स टू एफिकिया, मतलब एब्सेंस ऑफ लेंस इट्स टू एफिकिया, PHAKIA, एफिकिया, ठीक है। ये एफिकिया लीड करता है, ठीक है। मतलब क्रिस्टलाइन लेंस ही नहीं होगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एफिकिया, एफिकिक कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कमिंग इनटू द
नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लिनिकल टाइप। देखो क्लिनिकल टाइप क्या क्या है, क्या क्या क्लिनिकल टाइप हो सकता है। तो देखो नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल टाइप। देखो क्लिनिकल टाइप में क्या होता है ना, पहला होता है सिंपल। देखो मैं आपको बताती हूँ सिंपल। फर्स्ट होता है सिंपल, सिंपल हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, ये जो नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ये। जैसे मैंने आपको बताया था ईटियोलॉजी में एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म, वैसे ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, ये क्यों होता है, सिंपल हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, ये ना रिजल्ट होता है नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन का। किसी पेशेंट में, किसी इंसान में अगर बायोलॉजिकल वेरिएशंस हैं तो वो रिजल्ट कर सकता है सिंपल हाइपरमेट्रोपिया में। सिंपल हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग डेवलपमेंटल भी बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप होता है बॉडी में। ठीक है, रिजल्ट्स फ्रॉम नॉर्मल बायोलॉजिकल कंडीशंस। सॉरी, इट्स नॉट कंडीशन, इट्स वेरिएशन। मतलब जो भी वेरिएशंस होगा किसी बॉडी में उसका ये रिजल्ट हो सकता है, मतलब बायोलॉजिकली। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरह का होता है, एक होता है डेवलपमेंटल एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया और डेवलपमेंटल कर्वाचरल हाइपरमेट्रोपिया। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डेवलप होता है और इसको सिंपल को हम लोग डेवलपमेंटल भी बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया एंड डेवलपमेंटल कर्वाचरल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्लिनिकल टाइप इज नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। ये ना कंडीशन जो होती है ये आउटसाइड नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, इसमें बायोलॉजिकल वेरिएशंस पे आते हैं और नॉन बायोलॉजिकल वेरिएशंस पे आते हैं। चलो मैं आपको ये भी बताती हूँ। देखो सेकेंड वन इज नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। देखो नॉन फिजियोलॉजिकल में क्या होता है ना, कंडीशन, दिस इज द कंडीशन outside the normal। ठीक है, दिस इज द कंडीशन आउटसाइड द नॉर्मल। ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है और नॉन बायोलॉजिकल वेरिएशन से भी हो सकता है। बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल, ये बोथ वेरिएशन से हो सकता है। बायोलॉजिकल वेरिएशन। देखो इसमें दो टाइप होते हैं। देखो बायोलॉजिकल तो हो गया कि कॉन्जेनाइटल, मतलब हमारी बॉडी में ऑलरेडी है वो। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्जेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया बोल सकते हैं। ठीक है, और नॉन बायोलॉजिकल हो गया जो हम लोग एक्वायर करते हैं, मतलब हमें मान लो इंजरी हो गई या कुछ हो गया बॉडी में, उसके वजह से जो हो जाता है। तो देखो इसमें दो तरह के होते हैं, कॉन्जेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया और होता है एक्वायर्ड हाइपरमेट्रोपिया। कॉन्जेनाइटल में क्या क्या आता है, माइक्रो ऑप्थेल्मस आता है, माइक्रो ऑप्थेल्मस। ये क्या होता है ना, इसमें जो आई होती है ना वो स्मॉल हो जाती है, स्मॉल आई को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑप्थेल्मस। ठीक है, और दूसरा होता है नैनो ऑप्थेल्मस, नैनो ऑप्थेल्मस। दूसरा होता है नैनो ऑप्थेल्मस। नैनो ऑप्थेल्मस में क्या होता है ना, वेरी स्मॉल आई। ठीक है, देखो तीसरा होता है माइक्रो कॉर्निया, इसमें कॉर्निया स्मॉल हो जाता है, माइक्रो कॉर्निया।
स्मॉल कॉर्निया, ठीक है। चौथा होता है एफिकिया, एब्सेंस ऑफ लेंस। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ये बात, एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस में एब्सेंस ऑफ लेंस, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज पोस्टीरियर सबलेक्सेशन ऑफ लेंस, ठीक है। अब देखो हम लोग एक्वायर्ड हाइपरमेट्रोपिया में देखेंगे, इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया, ये सेम ही जो भी मैंने आपको बताया था ईटियोलॉजी में, सेम। इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, क्या था कि जो लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और वो मोस्टली ओल्ड एज में फाउंड होता था, डायबिटिक लोगों में भी मैंने आपको जस्ट बताया था ये बात, ठीक है। फिर कर्वाचरल हाइपरमेट्रोपिया, पोजिशनल, ये सभी से पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। एफिकिया इज अ कंडीशन इन विच लेंस इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। एक्शियल हाइपरमेट्रोपिया, एक्वायर्ड में मतलब जो बाहर से हो, मतलब जो पहले से प्रेजेंट नहीं हो बॉडी में, वो सब एक्वायर्ड में आ जाता है, ठीक है। शूडोफेकिया हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये सभी आ जाएगा एक्वायर्ड में, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। देखो हाइपरमेट्रोपिया के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ क्वेश्चन करना अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है। देखो टोटल, इसमें क्या होता है ना, टोटल हाइपरमेट्रोपिया होता है। देखो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये एक तरह का, देखो ये होता है टोटल हाइपरमेट्रोपिया, इसमें दो आते हैं। दो में क्या क्या होता है, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया एंड मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। अभी मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगी, ठीक है। और मैनिफेस्ट में आते हैं फैकल्टेटिव, एब्सोल्यूट, देखो, ठीक है। अभी हमें यही पढ़ना है। तो देखो पहले होता है टोटल हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये क्या होता है ना, जो टोटल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है एस्टिमेटेड आफ्टर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया विद एट्रोपिन। देखो जब हम लोग एट्रोपिन डालते हैं साइक्लोप्लेजिया के लिए, तो उसके बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिमेट करते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं टोटल हाइपरमेट्रोपिया। तो देखो इसका डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे, टोटल अमाउंट of refractive error estimated after cycloplegia with atropine। मतलब हम लोग एट्रोपिन डाल के जो साइक्लोप्लेजिया करते हैं, उसके बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर होगा उसको हम लोग बोलते हैं टोटल हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल हाइपरमेट्रोपिया इज ऑफ टू टाइप, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। तो हम लोग अभी वो डिस्कस करेंगे, लेटेंट क्या होता है, मैनिफेस्ट क्या होता है, ठीक है। देखो अभी टोटल हाइपरमेट्रोपिया हमने पढ़ा, क्या था टोटल हाइपरमेट्रोपिया, कि जब हम लोग साइक्लोप्लेजिया डालते हैं, मतलब जो अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर हम लोग एस्टिमेट करते हैं आफ्टर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया विद एट्रोपिन डाल के जो हम लोग साइक्लोप्लेजिया करते हैं आई का, ठीक है। उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव एरर निकलता है टोटल अमाउंट, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। जो दो टाइप का है, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया एंड मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब चलो हम लोग ये पढ़ते हैं, लेटेंट क्या होता है और मैनिफेस्ट क्या होता है। इसमें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे, ठीक। तो देखो पहले क्या है ना, सिलेरी मसल ट्राई टू एडजस्ट द लेंस। देखो इसमें क्या होता है, लेटेंट में क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स होती हैं आंखों में, वो ना सिलेरी मसल्स ट्राइज टू एडजस्ट द, आई होप माई हैंड राइटिंग इज क्लियर। देखो सिलेरी मसल ट्राई करती है एडजस्ट करने में लेंस के साथ, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विच इज सीन करेक्टेड बाय सिलेरी मसल टोन। देखो जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विच इज सीन करेक्टेड बाय सिलेरी मसल टोन,
जो भी अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है पेशेंट में, वो ना दिखता है कि करेक्ट हो सकता है या करेक्ट हो जाता है सिलरी मसल टोन से, ठीक है। ये मोर इन चिल्ड्रन से, बच्चों में ज़्यादा फाउंड होते हैं, मोर इन चिल्ड्रन, ठीक है, और लेस इन एडल्ट, मतलब बड़े लोगों में कम फाउंड होते हैं। अच्छा बताओ ऐसा क्यों होता होगा? मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्यों होता होगा, मैं बता रही हूँ कि देखो बच्चों की तो ग्रोथ होती है, सिलरी मसल्स उन लोग में। नाउ कमिंग इनटू द मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, देखो ये ना साइक्लोप्लेजिया से करेक्ट नहीं होता है, तो देखो नॉट करेक्टेड बाय कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया। नहीं हो सकता। देखो इसमें क्या होता है ना, अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विच इज सीन इज नॉट करेक्टेड बाय सिलेरी मसल टोन। मैनिफेस्ट में वो आते हैं जो कि ना करेक्ट नहीं होते हैं सिलेरी मसल टोन से। अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विच इज सीन इज नॉट करेक्टेड बाय सिलियरी मसल टोन, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या देखा, लेटेंट में देखा कि अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विच इज सीन करेक्टेड बाय सिलेरी मसल टोन, बट इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो मैनिफेस्ट दो टाइप का होता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, अभी मैंने पीछे ही बताया था आपको एक फ्लो चार्ट बना के। पहला होता है फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया। देखो ये फैकल्टेटिव क्या होता है ना, ये ना अगर पेशेंट एफर्ट लगाएगा ना तो वो पेशेंट्स मतलब करेक्टेड बाय पेशेंट्स एफर्ट। अगर पेशेंट एफर्ट लगाएगा ना तो ये करेक्ट हो जाता है एफर्ट्स, ठीक है। और दूसरा है एब्सोल्यूट। इसमें क्या होता है ना, नॉट करेक्टेड बाय पेशेंट एफर्ट। पेशेंट कितना भी एफर्ट लगा ले ना, ये मतलब एक्सरसाइज कर ले, हमारा मसल टोन ऐसा का हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन ये ठीक नहीं होता, तो नॉट करेक्टेड बाय पेशेंट्स एफर्ट, ठीक है। अब चलो दूसरे टॉपिक पे। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि हाइपरमेट्रोपिया का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, ईटियोलॉजी, ठीक है। ईटियोलॉजी में हमने 5 टाइप देखे, एक्शल, कर्वाचरल, इंडेक्स, पोजिशनल, एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। उसके बाद हमने क्या देखा, क्लिनिकल टाइप देखा। क्लिनिकल टाइप में हमने 2 देखा, सिंपल, ठीक है, और सो लेट्स कम टू अनदर टॉपिक, क्लिनिकल फीचर। बट पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा कि व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हाइपरमेट्रोपिया की ईटियोलॉजी पढ़ी जिसमें एक्शियल था, कर्वाचरल, पोजिशनल, इंडेक्स एंड एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। फिर हमने पढ़ा क्लिनिकल टाइप जिसमें था सिंपल एंड नॉन फिजियोलॉजिकल। फिर हमने पढ़ा कॉम्पोनेंट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया जिसमें था टोटल हाइपरमेट्रोपिया, जिसके 2 टाइप्स थे, एक था लेटेंट और एक था मैनिफेस्ट, ठीक है। यहीं पर है ये, लेटेंट था मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट के 2 टाइप हमने पढ़े, फैकल्टेटिव और एब्सोल्यूट। नाउ लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक, क्लिनिकल फीचर्स। अब देखो क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ पेशेंट एंड द डिग्री ऑफ एरर। देखो क्लिनिकल फीचर्स में ना देखो होता है, पहला है एसिम्टोमेटिक, ठीक है। एसिम्टोमेटिक क्या होता है ना, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं। एसिम्टोमेटिक में स्मॉल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, और ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है, करेक्टेड बाय एकोमोडेटिव
एफर्ट्स। देखो ये एसिम्प्टोमेटिक में स्मॉल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, ठीक है, और ये करेक्ट हो सकता है बाय माइल्ड एकोमोडेटिव एफर्ट। मतलब अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा हमेशा ट्राई करेंगे तो ये ठीक हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। सेकेंड वन इज एस्थेनोपिक, ठीक है, एस्थेनोपिक सिम्टम्स। इसमें क्या होता है ना, इसमें हाइपरमेट्रोपिया तो करेक्ट हो जाता है बाय एकोमोडेटिव एफर्ट, बट इसके वजह से क्या क्या होने लगता है, इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। हेडेक हो सकता है पेशेंट को, टायर्डनेस हो सकता है आंखों में, वाटरिंग हो सकती है, या माइल्ड फोटोफोबिया हो सकता है। मतलब फोटोफोबिया क्या होता है, इनटॉलरेंस ऑफ लाइट। मतलब अगर आपकी आंखों पर रोशनी आई, लाइट आई, तो आपको ना उससे इनटॉलरेट हो सकता है। इनटॉलरेट करने की मतलब कैपेसिटी बढ़ने लगती है। तो देखो इसमें क्या होता है ना, hypermetropia is corrected by accommodative efforts, ठीक है। बट ड्यू टू दिस क्या क्या होने लगता है, टायर्डनेस हो सकता है, टायर्डनेस ऑफ आई, आंखों में टायर्डनेस फील होने लगेगा, या वाटरिंग हो सकती है, वाटरिंग ऑफ आई, ठीक है, या पेशेंट को हेडेक हो सकता है, ठीक है, या माइल्ड फोटोफोबिया हो सकता है, ठीक है, फोटोफोबिया, ठीक है, इनटॉलरेंस ऑफ लाइट, इनटॉलरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो थर्ड है इसका डिफेक्टिव विजन, डिफेक्टिव विजन विथ एस्थेनोपिक सिम्टम्स, एस्थेनोपिक सिम्टम्स। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है ना, पेशेंट ना नज़दीक की चीज़ें अच्छे से देख नहीं पाता है। मतलब नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पेशेंट इसमें नज़दीक की चीज़ें अच्छे से देख नहीं पाता है आफ्टर फुली करेक्टेड बाय वॉलंटरी एकोमोडेटिव एफर्ट्स। जबकि है ना पेशेंट ने अच्छे से अपना मतलब वॉलंटरी करेक्ट कराया हुआ है, एकोमोडेटिव एफर्ट्स मतलब करा है, अपना पेशेंट ने बेस्ट दिया है, अपना एफर्ट दिया है, मतलब अपना एकोमोडेशन ठीक करने में। बट फिर भी इसमें पेशेंट डिफेक्टिव विजन विद एस्थेनोपिक सिम्टम्स में क्या होता है ना, पेशेंट नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नज़दीक की इमेज पेशेंट अच्छे से नहीं देख पाता है, ऑब्जेक्ट जो भी सामान पड़े हुए रहते हैं वो अच्छे से नहीं देख पाता है। जबकि पेशेंट ने अच्छे से पेशेंट का अच्छे से वॉलंटरी एकोमोडेटिव एफर्ट करेक्ट हो चुका है, फिर भी नहीं देख पाता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओनली डिफेक्ट विजन। इसमें क्या होता है ना, पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, नॉट क्लियरली विजिबल, पेशेंट अच्छे से देख नहीं पाता है, ठीक है, मतलब क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है पेशेंट को, ठीक है। अब देखो हम लोग देखेंगे एज इंक्रीजेस। देखो कैसे जैसे जैसे पेशेंट का एज बढ़ता है, देखो क्या होता है इसमें बताती हूँ। जैसे जैसे पेशेंट का एज इंक्रीज हुआ, ठीक है, जैसे एज इंक्रीज हुआ पेशेंट का, तो पेशेंट विथ लो हाइपरमेट्रोपिया, मान लो ये अडल्ट है, इंक्रीज करेगा। सपोज कोई पेशेंट है जिसको लो हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, और इसकी विजन अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगा उसके बाद क्या होता है ना, आफ्टर क्या होता है उसके एकोमोडेटिव पावर डिक्रीज हो जाती है, एकोमोडेटिव पावर पेशेंट की डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और क्या हो जाता है, जो हाइपरमेट्रोपिया है ना, एंड जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ना वो मैनिफेस्ट बन जाता है, मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट कि मैनिफेस्ट क्या होता है, देखो यहीं पर है। मैनिफेस्ट क्या होता है ना, जिसमें नॉट करेक्टेड बाय कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया, जिसमें ना अमाउंट ऑफ सिलेरी मसल अच्छे से जो सिलेरी मसल टोन होता है वो अच्छे से करेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में अच्छे से करेक्ट नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर ये रिजल्ट होता है, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये प्रोग्रेसिव हो जाता है, रिजल्ट्स प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन विजन, डिक्रीज इन
विजन, ठीक है, और जिसकी वजह से हो जाता है ब्लडिंग शुरू हो जाती है, मतलब अच्छे से दिखता नहीं, ब्लड ब्लड दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट, साइंस में क्या क्या देखेंगे, स्टेट ऑफ आई बॉल कैसा है, स्मॉल हो जाता है, कॉर्निया वो भी छोटी हो जाती है, इंटीरियर चैम्बर भी शैलो हो जाता है, एंड रेटिनोस्कोपी में हम लोग देखते हैं कि एआर करते हैं हम लोग ऑटो रिफ्रैक्ट्रोमेट्री से, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया रिफ्रैक्टिव एरर का करेक्शन मतलब कितना पावर उसको लग सकता है, ठीक है। फिर फंडस एग्जामिनेशन में देखते हैं ऑप्टिक डिस्क, ये भी स्मॉल हो जाती है, वैस्कुलैरिटी हम लोग चेक करते हैं जो कि बढ़ जाती है, ठीक है, और देखते हैं मार्जिन्स कैसा, तो वो इल डिफाइंड, मतलब अच्छे से हम लोग को पता नहीं चलता है मार्जिन्स कैसा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी में देखते हैं हम लोग कि इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो कि हमने एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया में देखा था जो कि छोटी हो गई थी, देखो जो इंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सिस है ना ये छोटी हो जाती है, ये मतलब इतनी हो जाती होगी, मतलब थोड़ी छोटी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस में क्या करता है, रिकरेंट स्टाइज या ब्लेफराइटिस या चैलेजिया हो जाता है। ये क्यों होता है, मे अकर प्रोबेबली ड्यू टू इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से ये होने की चांसेस ज़्यादा होती है, या अगर पेशेंट रिपीटेड रबिंग करता है अपनी आँखों का तो भी होने की चांसेस होती है। सेकेंड पॉइंट इज एकोमोडेटिव कन्वर्जेंट स्क्विंट, ये क्या होता है, ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ एकोमोडेशन, हम लोग ज़्यादा देखने की कोशिश करने लगते हैं, हमें ज़्यादा हम लोग दबाव देने लगते हैं, जोर देने लगते हैं, तो ये एक्सेसिव स्क्विंट होने की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। एम्ब्लायोपिया, आई ऑलरेडी टोट इन माई प्रीवियस लेक्चर एम्ब्लायोपिया क्या होता है, तो है ना नॉट करेक्टेड विजन, इसमें अगर यूनिलेटरल होता है तो एनाइसोमेट्रोपिया हो जाता है, बायलेटरल होता है तो एमेट्रोपिया हम लोग बोलते हैं। फोर्थ इज प्री डिस्पोजिशन टू डेवलप प्राइमरी नैरो एंगल ग्लॉकोमा, ठीक है। अब देखो हम लोग ट्रीटमेंट्स देखेंगे, ट्रीटमेंट्स क्या हैं, हम लोग लेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या हम लोग सर्जिकल मेथड कर सकते हैं। तो देखो लेंस में क्या होता है ना, हाइपरमेट्रोपिया शुड बी डिस्कवर्ड अंडर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया। देखो साइक्लोप्लेजिया क्या होता है, साइक्लोप्लेजिया इज द पैरालिसिस ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है। हम लोग आंखों में दवा देते ताकि हम लोग की जो सिलेरी मसल्स है वो पैरालाइज हो सके, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया शुड बी डिस्कवर्ड अंडर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया। अगर हम लोग आंखों की मसल को पैरालाइज नहीं करेंगे तब तक हाइपरमेट्रोपिया अच्छे से डिस्कवर नहीं हो सकता, मतलब हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि साइक्लोप्लेजिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू बी डन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेरी मसल ट्राइज टू एकोमोडेट एंड डजेंट कॉज एनी सिम्टम। बहुत बारी क्या होता है ना, सिलेरी मसल अपने आप को एकोमोडेट करने की कोशिश करता है और ना अच्छे से हम लोग सिम्टम्स नहीं फाइंड कर पाते हैं, क्यों होता है। या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग स्फेरिकल करेक्शन कर सकते हैं, स्फेरिकल लेंस दे सकते हैं, स्फेरिकल करेक्शन इज नीडेड, ठीक है। और क्या होता है ना, इंक्रीज इन करेक्शन एट 6 मंथ, 6 महीने पे हम लोग को करेक्शन करवाना पड़ेगा कि आखिर कितना पावर है, ठीक है। और या हम लोग अदर पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, या हम लोग ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, दिस इज़ द एंड। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।